जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। बीच में कुछ व्यस्तता होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए खेद है। किंतु खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की विज्ञप्ति आ गई है और जो अधिवक्ता बंधु इसमें तैयारी कर रहे होंगे या करना चाह रहे होंगे उनके लिए सुनहरा मौका है। और मेरा आशा है कि आप लोग मेरी इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे। अतः इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करूंगा जो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। पुनः अब आते हैं विषय पर। विषय वही है गतांक से आगे, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006। क्योंकि बहुत दिनों बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए टॉपिक बहुत छोटा है। अध्याय 7 इसमें बताए गए हैं कि भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व, टाइटिल है, धारा 54 से लेकर 58 तक। चूँकि इसमें उन संपत्तियों का वर्णन किया गया है जो कि किसी जोतदार का नहीं होता है, उसको राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है कि राज्य सरकार की संपत्ति है। किंतु यह धारा 115 में वर्णित राजगामी संपत्ति भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग धारा 115 पढ़ते हैं राजगामी संपत्ति के विषय में, तो उसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से ऐसी संपत्ति जो किसी संपत्ति का वारिस नहीं रह जाता है, सक्सेसर नहीं रह जाता है, तो वह संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाती है, वो राजगामी संपत्ति हो जाती है। और धारा 115 का सब क्लास 6 उसमें वर्णन करता है कि 3 साल तक उसका वेट किया जाता है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं आता है तो बाकायदे उसका पट्टा प्रतिवर्ष किया जाता है और फिर वो धारा 59 के तहत या तो ग्राम सभा को सुपुर्द कर दिया जाता है, निहित कर दिया जाता है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी में कर दिया जाता है। तो अलग विषय है। हम लोग पढ़ेंगे ऐसे संपत्ति के बारे में जो धारा 74 में गिनाए गए जो जोतदार होते हैं, भूस्वामी होते हैं, उससे भिन्न प्रकृति की कोई संपत्ति है तो राज्य सरकार घोषित कर देती है, ये राज्य सरकार की संपत्ति है। अब देखते हैं धारा 54 में क्या है। इसमें कह रहा है कि समस्त भूमि आदि में राज्य का हक होगा। अब किस प्रकार की भूमि में होगा, तो समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबंधों और बाड़ों, नदी तल, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवहमान जल और समस्त भूमि जहाँ कहीं स्थित हो जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो। ये कंडीशन लगा दिया है कि ये सब जो भी हमने गिनाया है इसमें कंडीशन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, यानी कि वो धारा 74 के अधीन नहीं आता हो, तब वो संपत्ति क्या होगा। इसमें कह रहा है कि उनसे संबंधित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। मतलब ये जितने भी हमने गिनाया है इन संपत्तियों का यदि कोई मालिक नहीं है तो उसको राज्य सरकार की संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। हमने इसलिए गिना दिया क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उच्चतर न्यायिक सेवा का, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का, उसमें देखा गया है कि हर धारा के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिहाज से और मेंस के लिहाज से दोनों ज़रूरी है कि इसको इस बात का ध्यान रखा जाए कि किन किन संपत्तियों को राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाएगी। अब एक बात और कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व ही, ठीक पूर्व, किसी प्रकार का अधिकार रखता हो तो उस पर प्रभाव नहीं डाला गया। इसका प्रोविजो बताता है। इसके पीछे आसामी को प्रोटेक्ट करना है। अब इसके बाद आते हैं धारा 55, खान और खनिज। तो यहाँ खान और खनिज को प्रत्यक्ष रूप में नहीं कह रहा है कि राज्य सरकार की संपत्ति होगी, इसको कह रहा है कि खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 द्वारा यह शासित किया जाएगा। मतलब जहाँ किसी उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर खान और खनिज से संबंधित कोई ज़मीन है, भू है, तो उसके लिए फिर ये अधिनियम द्वारा शासित नहीं किया जाएगा। उसके लिए खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 द्वारा उसको शासित किया जाएगा, उसी के अनुसार जो भी होगा। और सब क्लास 2 इसका 55 का ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के पूर्व में किसी भी रूप में उसका पट्टा करता हो तो उस प्रकार कंटिन्यू मान लिया जाएगा कि वर्तमान में भी वही व्यक्ति है और ये राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ पट्टा है।
अब हम लोग धारा 56 और 57 को पढ़ते हैं वृक्षों के बारे में कि वृक्षों पे किसका अधिकार होगा। तो पहली बात तो इसमें दो तरह की वृक्षें बताएंगे, एक फलदार वृक्ष, एक सामान्य वृक्ष। तो फलदार वृक्ष के बारे में ये कह रहा है कि जो ऐसे फलदार वृक्ष हैं जो धारा 57 में दी गई हैं, और एक सामान्य वृक्ष है जो धारा 56 में दी गई है, तो दोनों पे राज्य सरकार का किस भूमि पर अधिकार होगा इसका वर्णन किया गया। जब धारा 56 में पढ़ते हैं तो इसमें एक तो ये बात कही गई कि यदि उस जोतदार के खुद के भूमि में यदि कोई वृक्ष है, चाहे वो फलदार वृक्ष हो और चाहे वो सामान्य वृक्ष हो, तो उसका मालिक स्वामित्व वही होगा। और दूसरा ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा वृक्ष है जो कि सीमा पर है, जैसे दो खेतों के बीच में कोई सीमांकन किया गया, उस सीमांकन पे ही जो मेड़ बनते हैं उस मेड़ पर ही कोई वृक्ष है, तो उसके स्वामित्व का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि फिर तब वो जो भी दोनों अगल बगल उसके मालिक होंगे, भूस्वामी होंगे, वो दोनों का संयुक्त रूप से उस वृक्ष पर स्वामित्व होगा। तीसरा ये कह रहा है कि इसमें यदि किसी व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा धारित आबादी में या किसी दखल न की हुई भूमि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरंतर संबंधित रहेंगे या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के अधीन धृत रहेंगे। मतलब कि यदि किसी का कब्जा बना हुआ है किसी वृक्ष पर इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व में, तो वैसे ही यथावत मान लिए जाएंगे कि उस व्यक्ति का है और उस पर फिर जो नियम लागू हो सकेगा जिस कानून के तहत, उस कानून के तहत उससे बरता जाएगा। अब एक चीज और बात कह रहा है कि धारा 57 के बंदों के अधीन उपधारा 1 से 3 में निर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न समस्त वृक्षों, झाड़, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद जहाँ कहीं उगे हों या आरोपित हों को इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से राज्य सरकार की संपत्ति समझा जाएगा। जो धारा 57 में फलदार वृक्ष है, अभी हम लोग आगे देखते हैं, उससे भिन्न कोई यदि झाड़ी है, जंगल है, तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। अब धारा 57 में हम देखते हैं फलदार वृक्ष, तो इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। सब क्लास 1 में कहा गया है कि ऐसे फलदार वृक्ष, हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान देना होगा कि यहाँ किसी धारा 74 में परिभाषित जो भूमिदार हैं उनसे भिन्न व्यक्ति की बात कर रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार की किसी संपत्ति पर, जो अभी हम लोग धारा 54 में पढ़े हैं कि कोई सड़क के किनारे या वन में कहीं ऐसा हो या नहर के किनारे हो, कभी उसने वृक्षारोपण किया हो, तो आखिर उस पे फल पे अधिकार किसका होगा। तो ये कह रहा है कि यदि जिस व्यक्ति ने फल लगाया, वृक्ष रोपण किया है, तो उसको फल का तो अधिकार होगा, लेकिन उस वृक्ष पर उस संपत्ति का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं होगा। अर्थात सड़क के किनारे यदि किसी व्यक्ति ने फलदार वृक्ष लगाए हो, रोपण किया हो पहले का, और इस अधिनियम द्वारा पारित किया गया उस तत्काल में, तो उस जमीन पर तो मालिकाना हक इसका नहीं होगा, क्योंकि वो तो राज्य सरकार की संपत्ति हो जाएगी, किंतु उस फल पे इस व्यक्ति का हक रहेगा, स्वामित्व होगा जिस व्यक्ति ने रोपण किया है। और फिर धारा, और ये कह रहा है कि लिखित अनुज्ञा से वो प्राप्त करेगा। उसके लिए कौन होगा? तहसीलदार या किसी सहायक वन रक्षक या किसी सहायक अभियंता की श्रेणी से नीचे का न हो वह व्यक्ति, उसके लिखित अनुज्ञा से वह फल का अधिकारी होगा। और एक बात और कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो रोपण किया हो वो मर चुका हो या मतलब मृत्यु हो गई हो किसी कारणवश, तब उस फल पे उसके जो हित प्रतिनिधि होंगे वो लिखित अनुज्ञा से दावा कर सकते हैं और उसके स्वामित्व में वो फल माने जाएंगे। अब जो सब क्लास 2 है धारा 57 का, ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो परमिशन लेकर के नहर के किनारे या कोई ऐसे सार्वजनिक मार्ग के किनारे या पथ कोई ऐसा है उसके किनारे चाहे तो वृक्षारोपण कर सकता है फलदार वृक्ष का, किंतु वो वृक्ष का और उस जमीन का मालिक नहीं होगा, लेकिन जो उससे फल प्राप्त होंगे उसका वो मालिक होगा और उसी प्रकार बरता जाएगा जो धारा 57(1) में है। और जो अभी हम उत्तराधिकारी की बात मैं कर रहा था वो सब क्लास 3 में दिया गया है कि इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे, किंतु फलदार वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों के पास ऐसे समग्र वृक्ष के प्रति या ऐसी भूमि पर जिस पर वह स्थित हो कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये हो गया धारा 54 से 57 तक। अब धारा 58 में एक
बात की गई कि उससे संबंधित ये धारा 54 से लेकर 57 तक में यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है उस मालिक द्वारा, जिस व्यक्ति ने रोपण किया है या किसी व्यक्ति द्वारा, तो उस डिस्प्यूट का निस्तारण कौन करेगा। तो ये कह रहा है कि उसके लिए विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, और उससे भी यदि कोई इनके आदेश से व्यथित है तो सब क्लास 2 कह रहा है कि ऐसे दिनांक से 2 माह के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। अब यहाँ कोई ये बात नहीं कही गई है कि उनका आदेश अंतिम होगा या निर्णायक होगा। अब चूंकि उसकी अलग प्रक्रिया है तो ये माना जाएगा कि आयुक्त तक ही इसका जो भी होगा मामले का निस्तारण किया जाएगा, वो अंतिम मान लिया जाएगा। तो हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा धारा 7 में कि ऐसी संपत्ति जो धारा 74 के श्रेणी में नहीं आते हैं, भूमिधर, उनकी कोई संपत्ति है तो उसका मालिक कौन होगा, तो ये राज्य सरकार में घोषित कर दिया जाएगा उसको, संपत्ति को। और उस पर यदि खान और खनिज से संबंधित कोई जो भूमि है तो उसको खान खनिज अधिनियम द्वारा जो है शासित किया जाएगा। पुनः यदि कोई फलदार वृक्ष हो या ऐसे वृक्ष हो तो उसका मालिकाना हक किसके ऊपर होगा, तो धारा 56 और 57 हमने पढ़ा। विवाद से संबंधित धारा 58 है। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है। और चूँकि हमने पहले ही कह दिया है कि बहुत दिन बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए संक्षिप्त में वीडियो होगा। इसके बाद मैं पुनः अन्य विषय पर जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा प्रतिदिन, या हो सकता है एक दिन के अंतराल पर। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय